Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Programming Fundamental course. Today's lecture is related to the iterations, loops, especially nested for loops. So let's start. Let's have a recap of the previous lecture. So in previous lecture, we discussed the for loop and for loop related examples. Now we go further with nested for loop. It is another type of for loop in which we have loop within loop. Okay, before going to the nested for loop, we just start with a brief recap of the simple for loop, and we now discuss a problem related to a for loop. तो हम देखते हैं कि आपसे अगर पूछा जाए कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है और इस एग्जांपल में क्या मसला आ रहा है, इसकी आउटपुट क्या आ रही है, ठीक है। तो आउटपुट अगर देखा जाए, ये अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास एक इशू आ रहा है कि हमने सेमी कॉलन फॉर लूप के एंड पे लगा दिया। ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि फॉर लूप अब यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी, और इसकी अब कोई स्टेटमेंट नहीं है। अभी जो इमीडिएट स्टेटमेंट जो आ रही है फॉर लूप की, अभी फॉर का हिस्सा नहीं रही, सिर्फ इस सेमी कॉलन की वजह से। ओके, नाउ अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें, ठीक है, तो हमारे पास जो वर्क स्पेस आ रही है उसके अंदर जो वेरिएबल बन रहा है आई बन रहा है। आई की स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 0 हो रही है, और ये लूप कब तक चलेगी, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। नाउ आई वैल्यू 0 0 इज़ लेस देन 10, लूप के अंदर एंटर हुए और लूप यहाँ पे क्लोज़ हो गई। और वापस लूप में जब हम दोबारा आ रहे हैं तो आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट कर रही है। आई की वैल्यू 1 हुई, 1 इज़ अगेन लेस देन 10, और फिर दोबारा लूप इंक्रीमेंट करके दोबारा लूप आइट्रेट करेगी, तो आई की वैल्यू 2 एंड अगेन सो ऑन। 3 के लिए चलेगी 4 5 6 7 8, आई की वैल्यू 9, और आई की वैल्यू जब 10 होगी तो जब हम वापस आइट्रेट करेंगे 10 इज़ लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स हो रही है, जिसकी वजह से लूप ब्रेक हो रही है और हम लूप से अब हम बाहर आ जाएं। अब जो लूप से बाहर आ रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट एक स्टेटमेंट आ रही है जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि कर्सर यहाँ पे है और कर्सर में हम सी आउट की वैल्यू एक एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। अब एक्सप्रेशन की वैल्यू में आई की वैल्यू हमने चेक की, तो आई की वैल्यू इस वक्त पड़ी हुई है 10, एंड 10 + 4 14, और सी आउट हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा 14, और कर्सर यहाँ आया और एन लाइन की वजह से कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज़ द आउटपुट, ठीक हो गया। लेकिन अगर यही हम काम नाउ लेट्स सपोज के अगर हमारे पास अब ये सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ, तो अब क्या होगा कि फॉर लूप आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, और इसके बाद क्योंकि सेमी कॉलन नहीं है तो अब फॉर लूप की जो स्टेटमेंट है नाउ इट इज़ इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द लूप। तो हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट ले रहे हैं और 0 इज़ लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हो रही है, एंटर हो रहे हैं लूप में, और लूप में एंटर होने के बाद आउटपुट दे रहे हैं हम आई प्लस 4, मतलब 0 + 4 हमारे पास आउटपुट आ गई 4। कर्सर यहाँ पे आगे एंड लाइन की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ गया, और वापस अभी क्योंकि यहाँ पे लूप मुकम्मल हो रही है और यहाँ से हम वापस ऊपर जा रहे हैं लूप के अंदर, तो हमारे पास आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रही है। अब नाउ आई वैल्यू इज़ 1, और अब आई की वैल्यू 1 है तो अगेन वी हैव टू चेक द कंटिन्यूएशन और टर्मिनेशन। तो 1 इज़ लेस देन 10 विच इज़ नाउ ट्रू, और जिसकी वजह से फिर हम लूप में एंटर हो रहे हैं और फिर हमारे पास आउटपुट आ रही है 1 + 4 सी आउट करा रहे हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 5 प्रिंट करा रहे हैं और एन कर्सर नेक्स्ट लाइन पे, और यही प्रोसीजर हमारे पास 6 7 8 एंड सो ऑन रिपीट होता जाएगा जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं आ जाती।
और जब से 10 आएगी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो के तो हमारे पास लूप ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया। ओके, तो लूप फॉर लूप हमने थोड़ा सा एक रिवाइज कर लिया। अब इसके साथ अब हम देखते हैं कि नेस्टेड फॉर लूप क्या होती है, विच इज टुडेज टॉपिक। सो नेस्टेड, अ लूप कैन बी नेस्टेड इनसाइड अनदर लूप। ठीक है, लूप विद इन लूप, एक लूप है और उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर भी एक और लूप है, तो हम इसको नेस्टेड लूप कह रहे हैं। ठीक है, नेस्टेड लूप कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लूप एंड वन और मोर इनर लूप। ठीक है, ईच टाइम द आउटर लूप इज रिपीटेड द इनर लूप आर री एंटर्ड। ठीक है, आउटर लूप जब भी एक उसकी आइटरेशन आ रही है तो इनर लूप उस दोबारा शुरू से स्टार्ट होगी और कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगी उसके लिए। ठीक है, स्टार्टेड अ न्यू। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द नेस्टेड फॉर लूप। हमारे पास एक इनर लूप है। ठीक है, ये दिस इज द इनर लूप एंड दिस वन इज द आउटर लूप। ओके, तो अब इसमें लूप हेडर्स दोनों से केसेस में सेम होते, सेम तरीके से लिखे जाते हैं कि वी हैव इनिशियल वैल्यू, वी हैव लूप टर्मिनेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सिंपल सेम फॉर इनर लूप के हमारे पास इनिशियल वैल्यू होती है, इसको स्टार्ट करने के लिए, इसको टर्मिनेट करने के लिए कंडीशन होनी चाहिए, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमें लूप वेरिएबल के ऊपर चाहिए, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारा लूप वेरिएबल हमारे लूप को कंट्रोल करेगा। ओके, एंड वी हैव द स्टेटमेंट्स। मैं आपको पहले ही बताया कि मैं इस तरह स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब कि इट कैन बी वन स्टेटमेंट, इट कैन बी मोर देन वन स्टेटमेंट, और इट कैन बी नो स्टेटमेंट। ठीक है, कोई स्टेटमेंट नहीं भी लिख सकते, एम्प्टी भी हो सकता है पोर्शन। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में हमारे पास एक दो वेरिएबल हम बना रहे हैं, जे के नाम से डिक्लेयर कर रहे हैं, एंड नाउ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। तो हमारे पास एक इनर लूप आ रही है और एक आउटर फॉर लूप आ रही है। ठीक है, अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो मेमोरी के ऊपर हमारे पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक आई के नाम से और एक जे के नाम से। और लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे, दिस इज आवर आउटपुट। ओके, नाउ स्टार्ट विद आई इज इक्वल टू 1। हमने कहा कि आई की वैल्यू हमारे पास 1 है स्टार्टिंग में, इनिशियल वैल्यू, और इस 1 के साथ हम इस लूप में चेक कर रहे हैं कंडीशन में कि 1 इज़ लेस देन 10, द कंडीशन इज़ ट्रू, तो इसकी वजह से हम लूप में एंटर हो रहे हैं। जब लूप में एंटर हुए तो हमारे पास एक और स्टेटमेंट आ गई, दिस इज आल्सो अ फॉर लूप। और अभी फॉर लूप जो है, अब क्या होगा कि जब ये आई 1 होगा आउटर लूप का, या आई पे एक आइट्रेशन होगी, तो उस एक आइट्रेशन के लिए जब हम इस लूप के बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं तो ये कंप्लीट लूप इनर लूप एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो आई 1 है और एंटर हुए तो हमारे पास दूसरी एंट्री पॉइंट दूसरे लूप की आ रही है जे 1 के लिए, और नाउ वी हैव चेक दैट 1 इज लेस देन 10। ओके, तो यहाँ पे भी हमारे पास कंडीशन जो है लेस देन 10 की कंडीशन ट्रू हो रही है, और जिसकी वजह से हम इस लूप में एंटर हो रहे हैं। ओके, जब एंटर हो रहे हैं तो अब क्या होगा कि सी आउट आ रहा है, सी आउट में हमारे पास आई एज इट इज़ आ रहा है, आई इज इक्वल टू एज इट इज़, और आई की वैल्यू हमारे पास इस वक्त 1 है, हमने 1 लिख दिया। इसी तरह नाउ कोमा एज इट इज़ स्पेस जे एज इट इज़ एंड द जे वैल्यू, इस वक्त जे भी 1 है। ओके, नाउ कर्सर हमारे पास इस पोजीशन पे आ गया। ठीक हो गया, और वापस यहाँ पे लूप मुकम्मल हो रही है, तो लूप से हम वापस दोबारा आइट्रेट करने जा रहे हैं। तो आइट्रेट करने का मतलब कि जे की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। अब जब जे की वैल्यू 2 हो गई है
तो अगेन जे इज़ लेस देन 10, और जब ये लेस देन 10 है तो फिर लूप में एंटर हो रहे हैं, कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर हमने सी आउट कराना है, फिर आई एज इट इज़, इक्वल साइन एज इट इज़, और उसके बाद आई की वैल्यू 1, कोमा एज इट इज़, स्पेस एज इट इज़, जे एज इट इज़, एंड जे की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, अगले स्टेप के ऊपर आएंगे तो स्टेटमेंट मुकम्मल होने के बाद फिर हमारी आइट्रेशन जा रही है, और आइट्रेशन ये 2 की। अब अगर देखा जाए तो ये इनर लूप कंटिन्यूस चलती जाएगी, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, अप टू 11 के लिए। ठीक, टू बी नोटेड इज कि जे जब 11 होगा तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो रही है। कंडीशन फॉल्स का मतलब कि 11 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, और इस फॉल्स कंडीशन की वजह से ये फॉर लूप जो है अपना काम आगे नहीं जारी रख सकती, सो इट हैव टू ब्रेक। तो हम इस फॉर लूप से बाहर आ गए। द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि फॉर वन आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप वी हैव एग्जीक्यूटेड द कंप्लीट इनर लूप। ठीक है, इस आई के लिए, आई 1 के लिए जे को हमने कंप्लीटली एग्जीक्यूट किया है। ठीक, ओके। अब जे से इस इनर लूप से मुकम्मल होकर यहाँ पे आए तो इसका मतलब कि अब हम आउटर लूप के एंड पे पहुँच गए हैं, और आउटर लूप ने दोबारा आइट्रेट करने जाना है। अब जब दोबारा आउटर लूप आइट्रेट करने जा रहा है तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, आउटर लूप के लूप वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। ओके, तो जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है तो आई की वैल्यू 1 से 2 हो गई, तो हमारे पास आई की वैल्यू 2 हो गई। ओके, अब इसको थोड़ी देर के लिए हम सी आउट को इग्नोर कर लेते हैं, लूप की जस्ट वर्किंग देख लेते हैं। ओके, अब जब 2 है, 2 के लिए हम दोबारा एंटर हो रहे हैं क्योंकि कंडीशन ट्रू है, और जब दोबारा एंटर हुआ है तो हमारे पास दोबारा एक इनर फॉर लूप आ गई। जब इनर फॉर लूप आ गई तो इसका मतलब हमने इसको दोबारा स्टार्ट करना है। ठीक है, आउटर लूप की किसी भी आइट्रेशन के लिए एंटर हो रहे हैं तो इनर फॉर लूप दोबारा से स्टार्ट होगी और एंड तक जाएगी। इसका मतलब कि जे अब आइट्रेशन I2 के लिए अब जे दोबारा 1 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, और अब इस 1 के लिए फिर दोबारा से चेक करेंगे कि क्या ये 1 जो है लेस दैन इक्वल टू 10 है कि नहीं है। कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो इसका मतलब लूप के अंदर एंटर हो जाएंगे। फिर वापस आए, 2 के लिए चेक करेंगे क्या 2 के लिए हम एंटर हो सकते हैं कि नहीं, और अब देखा जाए तो ये इनर लूप अब अगेन जो है 11 तक चलेगी, और अब ये इनर लूप 11 तक जा रही है, ये इज़ लेस दैन 11, जिसकी वजह से कंडीशन फॉल्स हो रही है और हम लूप से बाहर आ रहे हैं। और लूप से बाहर आए तो फिर हमारे पास आउटर लूप के एंड तक पहुंच गए हैं। अब इसका मतलब कि आउटर लूप फिर आइट्रेट करने जा रही है, और अब आउटर लूप आइट्रेट कर रही है तो आउटर लूप का लूप वेरिएबल इंक्रीमेंट कर रहा है। नाउ इट इज़ 3, और अब हम ये सारा काम 3 के लिए परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम देखें तो 3 के लिए अगेन 1 अप टू 11 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर हम लास्ट आइट्रेशन आउटर लूप की देखते हैं तो आउटर लूप की जो लास्ट आइट्रेशन बनती है वो 11 बनती है। आई की वैल्यू एट द एंड इंक्रीमेंट होते 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 11 तक आ जाएगी, और 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, द कंडीशन इज़ फॉल्स हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे हम अप टू 11 तक चलेंगे, लेकिन 11 के केस में हम इनर लूप में नहीं आ रहे, तो 11 के आउटर लूप जो आई की वैल्यू 11 है तो उस केस में ये इनर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल थोड़ा सा, दिस इज द एग्जांपल, हम एग्जीक्यूट करें। I1 है तो I1 के लिए जे इतने नंबर ऑफ टाइम जा रही है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो एग्जीक्यूट करें, कंपाइल है, रन करें, कुछ इस तरह की आउटपुट आ रही, बड़ी
मिक्सचर सी आउटपुट आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हैं। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए हम एक यहाँ पे एंड लाइन मैनिपुलेटर डाल देते हैं, जिसकी वजह से जब भी हमारा आई और जे की वैल्यू डिस्प्ले होंगी, उसके होने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ई जो है हमारे पास 1 के लिए J1, ठीक है, I1 के लिए J2 एंड अप टू सो ऑन, जब तक I1 है J10 है। अब I की वैल्यू J की वैल्यू 11 क्यों नहीं शो करा रहा है यहाँ पे? बिकॉज कि 11 के केस में हम एंटर नहीं हो रहे होते, ठीक है। लेकिन अभी तक इस सिनेरियो में अभी तक जब ये लूप एग्जीक्यूट हो जाती है तो I की वैल्यू 1 हो जाती है और J की वैल्यू 11 हो जाती है। और वापस जब हम आते हैं तो I की वैल्यू दोबारा 2 हो जाएगी इंक्रीमेंट, और अब उसके लिए 2 के लिए दोबारा J की लूप एग्जीक्यूट होगी। सो I2 के लिए J की कंप्लीट हमारे पास लूप एग्जीक्यूट हो रही है। अगेन जब I3 के लिए एंटर हो रहे हैं आउटर लूप में, तो उसके बाद इनर लूप फिर I3 के लिहाज से J की लूप वेरिएबल इनर लूप जो है J के लिहाज से वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो रही है। I4 के लिए J 1 से 10 तक चल रहा है, I5 के लिए J 1 से 10 तक चल रहा है, एंड सो ऑन I6, I7, I8, I9, I10 के लिए J 1 से 10 तक एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक हो गया। तो एक तरीका तो हमारे पास ये आ गया कि हमने आई और जे की वैल्यू की। ओके, हम एग्जांपल को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं, एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं। हम कहते हैं कि हम जस्ट स्टैटिक को प्रिंट कराते हैं। स्टैटिक प्रिंट हो गया। ओके, स्टैटिक प्रिंट हो रहा है और इसमें इसकी आउटपुट कराते हैं कि I1 के लिए और J1 के लिए एक स्टैटिक प्रिंट होगा, I2 के लिए J2 के लिए एक स्टैटिक प्रिंट होगा, I1 के लिए J2 के लिए स्टैटिक प्रिंट होगा। सो I1 के लिए कंप्लीट अब इनर लूप चलेगी तो 10 टाइम एक स्टैटिक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे पास अगर आउटपुट देखी जाए तो I इज इक्वल टू 1 के लिए J 1 से 10 तक चल रही है और हमारे पास अप टू 10 स्टैटिक प्रिंट हो रहे हैं और हमारे पास कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसी तरह जब हम I के लिए वापस आइटरेट करेंगे तो I2 के लिए जो है दोबारा J 10 तक चलेगी, तो फिर हमारे पास स्टैटिक आगे आते रहेंगे और कर्सर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फाइल एंड रन, एग्जीक्यूट किया। सो अब आप देखें तो ये कर्सर जो है हमारे पास बहुत सारे हमें अब नज़र आ रहे हैं। ओके, सॉरी, बहुत सारे स्टैटिक हमें नज़र आ रहे हैं। तो अब आगे चलें, थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाते हैं इसको। हम 2 डायमेंशन में या सॉरी ये कॉलम वाइज था, तो हम इसको अगर रो के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एंड लाइन लिख देते हैं। एंड लाइन लिखा, एग्जीक्यूट कराया। एग्जीक्यूट में हमारे पास ये सारे स्टैटिक्स जो हैं अब वर्टिकली नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चले इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं प्रोग्राम को। एंड यहाँ से ख़त्म करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। ओके, अब क्या होगा? अब ये होगा कि I1 के लिए जब J 10 टाइम चलेगा, I इज इक्वल टू 1 के लिए J जब 1 to 10 टाइम चलेगा तो कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पे नहीं आ रहा। इस सिनेरियो में हमारे पास कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कि पहले कर्सर अगर यहाँ था तो I1 के लिए और J1 के लिए एक स्टैटिक प्रिंट कर रहा है, I1 J2 के लिए स्टैटिक प्रिंट कर रहा है, अप टू I1 और J10 के लिए स्टैटिक प्रिंट कर रहा है। तो जब ये लूप इनर लूप मुकम्मल हो जाती है तो इनर लूप मुकम्मल होने के बाद हमारे जब कर्सर यहाँ पे था तो हम
एंडल हमें नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, तो इसका मतलब कर्सर अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। और वापस हम आउटर लूप में जा रहे हैं I2 के लिए, तो इसका मतलब I2 के लिए जे दोबारा कंप्लीट चलेगा। तो जे I2 के लिए जे की i=1 के लिए था, I2 के लिए तो जे हमारे पास कंप्लीट एक स्टैटिक के लिए चलेगा। इसी तरह I3 के लिए जे कंप्लीट चल रहा है, और कंप्लीट चलने के बाद हमें नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को ले जाएगा। इसको तो अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं, आउटपुट देखते हैं क्या आती है। तो अब ये देखें कि आउटपुट जो है हमें अब 2 डायमेंशंस के अंदर नज़र आ रही है। ठीक है, हमें अब याद रखना है कि 2 डायमेंशन में अगर आउटपुट लेके आनी है तो नंबर ऑफ़ रोज़ को हमें विदाउट एंडल प्रिंट करना है, और उसके बाद एक रो को प्रिंट करने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे ताकि हम अगली इटरेशन में दूसरी रो को प्रिंट कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैटिक प्रिंट हो गया। ओके, अब थोड़ा सा हम अगर देखें फर्दर इसी एग्जांपल को, हम यहाँ पे स्टैटिक की जगह आई को प्रिंट कर देते हैं फॉर एग्जांपल, या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सी आउट एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं काउंट के नाम से, और काउंट को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0, और यहाँ पे हम कर देते हैं वैल्यू, काउंट की वैल्यू डिस्प्ले करा देते हैं विद पोस्ट इंक्रीमेंट, कि जिसकी वजह से काउंट की वैल्यू डिस्प्ले होगी और फिर काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाएगी। ओके, तो अब कैसे होगा ये सारा कुछ, आई की वैल्यू जे की वैल्यू हमारे इस तरफ जा रही है और आई की वैल्यू हमारे पास डाउनवर्ड आएगी। इस सिनेरियो में हम अगर 2 डायमेंशन में विजुलाइज करें तो आई की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, और जे की वैल्यू अब इनर लूप की वजह से फिर 1 आ रही है। ठीक है, और I1 और J1 के लिहाज से हम जब हैं तो काउंट हमारे पास काउंट प्लस प्लस डिस्प्ले हो रहा है। अब काउंट की वैल्यू जो डिस्प्ले हो रही है वो आ रही है हमारे पास इनिशियली 0, फिर J1 से जे जब लूप दोबारा आइटरेट करेगी जे की इनर लूप, तो काउंट की वैल्यू अब क्योंकि 0 से 1 हो चुकी है तो अब दोबारा लूप में एंटर होंगे तो काउंट की वैल्यू 1 डिस्प्ले हो जाएगी। फिर दोबारा आइटरेट करेंगे तो 3 के लिए तो काउंट की वैल्यू 2 डिस्प्ले हो जाएगी। जब 4 के लिए करेंगे तो जे की वैल्यू 3 डिस्प्ले हो जाएगी, एंड अप टू जो है 10 के लिए काउंट की वैल्यू 9 डिस्प्ले हो जाएगी। और इसके बाद एंड एल है तो हम आई नेक्स्ट आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन, और I2 के लिए अब हम दोबारा लूप चलाएंगे। अब I2 के लिए दोबारा जे की कंप्लीट लूप चल रही है। जे की जब कंप्लीट लूप चल रही है तो अब काउंट की वैल्यू जो है, क्योंकि पहले 9 पड़ी थी और इंक्रीमेंट हो चुकी है काउंट प्लस प्लस की वजह से, तो I2 और J1 के लिए अब हमारे पास काउंट की वैल्यू 10 डिस्प्ले होगी, एंड सो ऑन। हमारे पास कुछ इस तरह डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर इनकी आउटपुट देखें तो आउटपुट कैसी नज़र आएगी, कुछ इस तरह से नज़र आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, सारा बीच में मिक्सर हो गया। तो अब थोड़ा सा ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं इन वैल्यूज़ के अंदर थोड़ा सा गैप देते हैं और फिर चेक करते हैं कि कैसे लगेगा चीज़ें। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक एस्केप सीक्वेंस डालते हैं /t। अब क्या होगा कि 0 डिस्प्ले हुआ पहले Ji1 और काउंट डिस्प्ले हुआ, और उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेसेस का गैप आ जाएगा, टैब स्पेसेस का। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी जे की वैल्यू काउंट वैल्यू डिस्प्ले होगी, और उसके बाद फिर अगेन /की वजह से टैब स्पेसेस डिस्प्ले हो जाएंगे, एंड सो ऑन। अगर इसको हम अब एग्जीक्यूट करके देखें, कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, टैब करैक्टर की वजह से। ओके, बाज़ दफ़ा ये टैब करैक्टर जो है, अगर लेट्स सपोज पीछे कर देते
स्टार्ट में लगा देते हैं। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसी आउटपुट आती है। ओके, अब देखें तो स्लैश टी पहले आ रहा था तो पहले 8 स्पेसेस आ रही हैं, अगर बाद में आता तो 8 स्पेसेस बाद में आती प्रिंट होने के बाद। ओके, अब अगर हम देखें स्लैश टी में हमारे पास थोड़ा सा एक इशू भी आता है जो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको कवर भी करेंगे। अब इशू कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी वैल्यूज़ अगर आप देखें तो ये वैल्यूज़ इनकी जो लेंथ है वो तकरीबन तकरीबन बराबर आ रही है, ठीक है। लेकिन स्लैश टी का एक जो इशू हमें नज़र आता है वो ये आता है कि स्लैश टी फॉर एग्ज़ाम्पल 8 स्पेसेस देता है और 8 स्पेसेस देने के बाद अगर एक वैल्यू आ रही है 1, फिर उसके बाद दोबारा 8 स्पेसेस से दी हमने फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यू दे दी 1000, फिर हमने 8 स्पेसेस दे दी, फिर हमने वैल्यू दे दी 100,000 एंड सो ऑन। और नेक्स्ट लाइन के ऊपर आए तो लेट्स सपोज अब हम पहले स्लैश टी से 8 स्पेसेस आई और 8 स्पेसेस के बाद अब यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह की वैल्यू दी और इसका स्लैश टी दिया तो हमारे पास स्पेसेस आगे हो गई और यहाँ पे हम कोई वैल्यू डिस्प्ले तो अगेन 10,000 डिस्प्ले करते हैं। तो एंड सो ऑन, अगर हम यहाँ पे देखें तो इस वैल्यू के नीचे तो ये वैल्यू आ रही है, लेकिन अब अगली वैल्यू के नीचे ये वैल्यू नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट है वो डिसबैलेंस हो रही। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है स्लैश टी की जगह सेट विड्थ मैनिपुलेटर एक यूज़ करते हैं, सेट विड्थ का फंक्शन यूज़ करते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं सेट विड्थ एंड 9, ठीक है। अब ये काम क्या करेगा सेट विड्थ का फंक्शन, और ये फंक्शन अब इस मैनिपुलेटर को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हमें आयो मैनिप की हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखें तो सेट विड्थ क्या काम करेगा, i इज इक्वल टू 1 के लिए, j इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास अगर आउटपुट ये है तो i 1 के लिए और j 1 के लिए सी आउट सेट विड्थ। सेट विड्थ ने क्या करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेसेस हमें दे दी जाएंगी और इन 9 स्पेसेस के ऊपर हम क्या करें काउंट को डिस्प्ले करें। अब काउंट अगर आपके पास लेट्स सपोज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 से, तो अब 10 जो है ये काउंट की वैल्यू डिस्प्ले होगी वो कहीं स्टार्ट में नहीं होगी। सेट विड्थ का मतलब कि जो हमने स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेसेस दी हैं, इन स्पेसेस के अंदर जो लास्ट डिजिट्स हैं स्पेसेस हैं इनके ऊपर हमारे पास काउंट की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। और इसके बाद वापस हम घूम के आएंगे तो सेट विड्थ अगेन सी आउट के अंदर J2 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेसेस आई। अब काउंट क्योंकि इंक्रीमेंट कर गया तो अब काउंट फिर अगेन इसकी वैल्यू आखिरी लास्ट 2 स्पेसेस के ऊपर आएंगी। सो इन दिस सिनेरियो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि नीचे आए तो फॉर एग्जांपल हमने सेट विड्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई और अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई इन पोजीशंस के ऊपर हमने 10,000 प्रिंट करना था तो वो आखिरी स्पेसेस के ऊपर प्रिंट होगा, ठीक है, और बैक की तरफ प्रिंट होता जाएगा। तो जिसकी वजह से अब हम देखें तो हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो परफेक्टली अलाइन नज़र आएंगी, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स के अंदर इन डिटेल फर्दर डिस्कस भी कर लेंगे। ओके, कंपाइलर रन करें तो हमारे पास ये वैल्यूज़ अब कम्प्लीटली एक प्रॉपर अच्छे फॉर्मेट में हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सेट विड्थ। और यहाँ पे हमने देखा कि 2 डायमेंशन के अंदर अगर किसी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने जा रहे हैं तो वो कैसे होंगी। ओके,
अब हम स्लाइड की तरफ आएँ तो स्लाइड में हम एक नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम एग्जांपल्स को थोड़ा सा वन बाय वन देखते हैं कि क्या काम कर रही हैं। हमारे पास कुछ 3 वेरिएबल्स हैं। इस एग्जांपल में हमने जो है डिस्प्ले करना है एक डायमंड को, एक स्टेरिक को। ओके, तो नेस्टेड फॉर लूप्स हम यूज़ करेंगे। एक वेरिएबल हमारे पास रो के नाम से आ गया, ठीक है। एक वेरिएबल हमारे पास ए के नाम से आ गया और एक बी के नाम से। ए और बी दीज आर द लूप वेरिएबल्स। आउटर लूप के लिए ए को यूज़ करें और इनर लूप के लिए बी को यूज़ कर रहे हैं। ओके, यूज़र से पूछ रहे हैं कि यूज़र सी इन एंटर नंबर ऑफ रोज एज इट इज़ हमारे पास डिस्प्ले हो गया। और यूज़र से हमने पूछा कि कितनी रोज़ हैं। हमें जैसे हमने 6 एंटर किया फॉर एग्जांपल, तो रोज़ में हमारे पास 6 मेमोरी पे सेव हो गया और हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ गया और हमें नेक्स्ट आगे चलने की इजाज़त मिल गई। आगे हमारे पास फॉर लूप है। फॉर लूप जब हमारे पास एग्जीक्यूट हो रही है तो फॉर लूप लेट्स सपोज के आउटर फॉर लूप A1 के लिए स्टार्ट हो रही है और इनर फॉर लूप उस A कंप्लीट उस 1 के लिए। ओके, A के लिए 1 के लिए हम B के लिहाज से इनर लूप कंप्लीट चला रहे हैं और B 1 से लेस देन इक्वल टू A के लिए चलिए, बजाय कि हम एंड तक चलाएं हम लेस देन A तक चल रहे हैं। इसका मतलब कि अब अगर A की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू जो है 1 से लेकर 1 तक होगी इनर लूप में और इतनी टाइम ऑफ टाइम लूप चलेगी। इस तरह अगर A की वैल्यू 2 होगी तो B की वैल्यू अगेन 1 से लेकर 2 तक चलेगी, ठीक है। जितने नंबर ऑफ B चल रहे हैं हम उतने नंबर ऑफ स्टैटिक प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद इनर लूप जब मुकम्मल होती है तो हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। तो जब A1 है तो B1 चल रहा है तो इसलिए एक स्टैटिक प्रिंट हो रहा है और हम नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं। जब A2 है तो B1 से लेकर 2 तक चल रहा है और B के लूप जो है 2 स्टैटिक प्रिंट कराएगी 2 टाइम्स और हम नेक्स्ट एंड लाइन की वजह से नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएंगे एंड सो ऑन 1 2 3 4 5 6। जब हमारे पास A की वैल्यू 6 होगी तो इसका मतलब B भी जो है हमारे पास 1 से लेकर 6 तक चलेगा। B1 चलेगा, फिर B2 चलेगा, B3 चलेगा, 4 चलेगा और हम स्टैटिक प्रिंट करते जाएंगे हर इटरेशन के लिहाज से। और जब सारी एक रो मुकम्मल डिस्प्ले हो जाएगी तो उसके बाद हम आउटपुट में कराने के बाद फॉर लूप के बाद नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। नाउ दिस इज़ द एग्जांपल, आप इसको सेल्फ स्टडी करें। हम इसमें वही काम कर चुके हैं कि जस्ट इस 2 डायमेंशन के अंदर हम इस टेबल को शो करा रहे हैं, ठीक है, वी यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। और इस नेस्टेड फॉर लूप में आई मल्टीप्लाई बाय जे कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास टेबल की वैल्यूज़ आ रही, ठीक है। अगर आई हमारे पास 1 है, ठीक, तो 1 का टेबल हमारे पास शो हो रहा है और जे का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड सो ऑन शो हो रहा है। जे 2 का है तो 2 के लिहाज से हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई 2, हमारे पास एक कंप्लीट जो है 1 to 9 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल्स शो हो जाएंगे हमारे पास, ठीक हो गया। ओके, एक और नेस्टेड फॉर की एक और डायमंड के लिहाज से तो मुख्तलिफ हम चेक कर लें डायमंड के एग्जीक्यूट करके। एक एग्जांपल हमारे पास इट लुक लाइक दिस, ऐसे आ रही। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये चेक कर रहे हैं कि डायगोनल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं। हमने सिंपल 1 से लेकर आई की भी लूप 10 तक चलाई और जे की भी। और अगर हम सिंपल ये इफ़ नहीं भी लगाते तो इसका मतलब कि ये कंप्लीट स्क्वायर शो होता है डायमंड्स का। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो स्किप हो जाएं, हाइड हो जाएं, ठीक है। तो हमने ये चेक किया कि जो डायगोनल वैल्यूज़ होती हैं उसमें आई और जे जो है वो इक्वल होता है। तो इस सिनेरियो में अगर आई जे बराबर है तो उसके जगह हम स्पेस डाल देते हैं, अगर बराबर नहीं है तो उसकी जगह हम स्टैटिक डाल देते हैं, जिसकी वजह से
हमें कुछ ये दो ट्राइंगल्स इस तरह से नज़र आएंगे। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे से एक क्वेश्चन आ रहा है, हमारी बुक से रिलेटेड है। हाउ मैनी टाइम इज़ द प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। प्रिंट स्टेटमेंट मतलब सी आउट स्टेटमेंट कितनी नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होगी। ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये फॉर लूप का ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, और जब इनर फॉर लूप आई तो इस इनर फॉर लूप में ब्रेसेस नहीं है, तो इसका मतलब कि एक ही स्टेटमेंट इसका हिस्सा होगी जो ये इमीडिएट आ रही है। ओके, इन दिस सिनेरियो अगर हम देखा जाए तो I1 के लिए हमारे पास जो जे चल रहा है वो लेस देन आई चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि लेस देन आई का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास I1 है और जे ज़ीरो चल रहा होगा। आई ज़ीरो है तो जे लेस देन का मतलब है कि ये ज़ीरो इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो I2 है, I1 है तो जे हमारे पास लेस देन वन चल रहा है, इसका मतलब है कि जे वन नंबर ऑफ टाइम चल रहा है। I2 है तो जे टू नंबर ऑफ टाइम चल रहा है। ठीक है, I3 है तो जे 0 1 और 2 मतलब 3 के लिए चल रहा है, तो एंड सो ऑन। तो इसका मतलब अगर हम इसको देखा जाए तो जे जितनी नंबर ऑफ टाइम ट्रू होगा उतनी नंबर ऑफ टाइम हमारे पास ये इनर स्टेटमेंट चल रही है। इसका मतलब कि 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन हमारे पास 9। ठीक है, जब तक हमारे पास ये है इतने नंबर ऑफ टाइम्स जो है हमारे पास ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ओके, नाउ अगर ये वैल्यूज़ बराबर होती हैं, ठीक है, तो फिर कितने नंबर ऑफ टाइम चलेगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 नेस्टिंग हो रही है, 3 टाइम्स की नेस्टिंग हो रही है, 4 के अंदर 4 फिर दोबारा 4 आ रहा है। अब अगर ये देखा जाए तो और वैल्यूज़ भी बराबर हैं, इस सिनेरियो में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन जो चल रही होंगी वो हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 हमारे पास इतनी टोटल आइट्रेशन होंगी, जिसकी वजह से हमें ये देखना है कि नेस्टिंग लूप जो है हमारा एक कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर एक एस्टिमेट के मुताबिक कि अगर दिस एक्शन इज परफॉर्म 1 ट्रिलियन टाइम एंड इफ इट्स टेक 1 माइक्रो सेकेंड टू परफॉर्म 1 सिंगल एक्शन, सो तो परफॉर्म ऑल एक्शंस विल टेक 277 आवर्स। ठीक है, विच इज़ टू मच टाइम। ठीक, हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है लूप के ऊपर। ओके, नो दिस इज़ द इन्फिनाइट लूप कि हम इनिशियल कंडीशन नहीं दे रहे, हम फाइनल कंडीशन नहीं दे रहे, हम इंक्रीमेंट नहीं दे रहे, तो इसका मतलब कि लूप स्टार्ट हो गई और लूप अब कभी भी एंड नहीं हो रही। अब ऐसी लूप को ब्रेक करने के लिए हमें इलीगल टर्मिनेशन ऑफ द लूप करनी पड़ती है, या फिर कोई हम चेक्स लगा रहे हैं, चेक्स वगैरह से हम उस लूप को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आगे आए तो ब्रेक एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स आ रही हैं लूप्स के अंदर। अब ब्रेक स्टेटमेंट इज एम्प्लॉयड फॉर अर्ली स्टॉपिंग। ठीक है, इसका सिंटेक्स इस तरह होगा कि हमारे पास कोई कंडीशन आ जाती है और उस कंडीशन की बेस के ऊपर हम ब्रेक कर जाते हैं, लूप से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह इसकी एक एग्जांपल अगर देखें ब्रेक स्टेटमेंट की, ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक इज़ अ कीवर्ड, हम आई वैल्यू ले रहे हैं और आई की वैल्यू जो भी आ रही है, ठीक है, हम देखते जा रहे हैं कि इस लूप के अंदर अगर आई की वैल्यू 5 है तो हम लूप से
लूप को ब्रेक कर दें। अब ब्रेक स्टेटमेंट हमें याद रखना है कि हमने एक तो स्विच में पढ़ी थी, और ब्रेक स्टेटमेंट लूप्स के अंदर यूज़ होती है, लूप्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ होती है। ब्रेक स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट्स को ब्रेक नहीं करती है। इफ़ के ज़रिए हम अगर ब्रेक लिख रहे हैं तो ये ख़त्म कर देगी इस इमीडिएट लूप का, ठीक है। तो अब एग्जांपल i1 है, 1 के लिए एंटर हो रहे हैं लूप में। इफ़ i इजिकल 1 इज इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स है, तो इसका मतलब हम एल्स में आए और हमने 1 को प्रिंट कराया। वापस ऊपर आए, i की वैल्यू अब 2 हो गई है, कंडीशन ट्रू है, एंटर हो रहे हैं, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो हम एल्स पोर्शन शो करा रहे हैं और 2 की वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं। इसी तरह i की वैल्यू 3 है, 3 की वैल्यू एंटर हुए एंड 3 इज़ अगेन कंडीशन फॉल्स हो रही है, नॉट इक्वल टू 5, और एस पोर्शन में आए और 3 को डिस्प्ले कराए। फिर वापस आए, आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 इज़ अगेन लेस देन 10, और 4 जब लेस देन 10 अगेन कंडीशन ट्रू है, एंटर हुए और 4 इक्वल्स टू 5 और कंडीशन फॉल्स है, तो हमने सी आउट 4 की वैल्यू करा दी। वापस आए, आई की वैल्यू अब 5 हो गई। 5 की वैल्यू जब हम चेक कर रहे हैं इफ़ कंडीशन में, तो अगेन 5 मैचेस हेयर और कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसके ट्रू पोर्शन के अंदर हम एंटर हो रहे हैं, हमें ब्रेक आ गई। और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आई, इसका मतलब कि इसने हमें फॉर लूप से बाहर कर दिया, ठीक है। तो जो इमीडिएट लूप आ रही है उससे हम ब्रेक स्टेटमेंट हमें ब्रेक करके हमें बाहर कर देगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम फॉर I equal to 1, I is less than equal to 25, I plus plus, and again we have in a loop for j is equal to 1 and j is less than equal to 20, j plus plus, और यहाँ पे हम लिखते हैं if I equal to 2, तो ब्रेक कर दें, नहीं तो सी आउट सॉरी इफ j इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो हम ब्रेक कर देंगे। तो सी आउट हम i की वैल्यू शो करा रहे हैं, ठीक है। ओके, इनर लूप i1 के लिए एंटर हो रहे हैं और आउटर लूप i1 के लिए एंटर हो रहे हैं और j कंप्लीट चलेगी, लेकिन j की वैल्यू जैसे ही 2 आती है तो हम इस इनर लूप से ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि हम आउटर लूप से ब्रेक नहीं कर रहे। अगर आउटर लूप में ब्रेक करना है तो हमें इस आउटर लूप के स्टेटमेंट्स के अंदर हमें ब्रेक को लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इफ़ आई इज इक्वल टू 10 देन ब्रेक, ठीक है। अब जैसे ही आई 10 होगा वैल्यू, तो हम इस आउटर लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो दिस इज ब्रेक। ब्रेक के बाद अनदर स्टेटमेंट रिलेटेड टू लूप इज द कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है क्या कर रही है कि जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आती है, ठीक है, ये भी हम इफ़ के साथ कंडीशन के साथ यूज़ कर रहे होते हैं कि जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आती है, इससे आगे अब जितनी भी लूप की स्टेटमेंट्स होंगी वो इग्नोर हो जाएंगी और नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हम लूप में दोबारा चले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि अगर i की वैल्यू 5 है तो हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दी। ओके, 1 के लिए एंटर हुए, इफ फॉल्स हो रही है और सी आउट की वैल्यू हमने 1 शो करा दी। 2 के लिए एंटर हुए और इफ फॉल्स हो रही है, सी आउट की वैल्यू 2 शो करा दी। 3 के लिए कंडीशन फॉल्स और 3 शो करा दिया। 4 के लिए कंडीशन फॉल्स और 4 को शो करा दिया। Now we have a scenario that we have I equals to 5, ठीक, एंड कंडीशन इज ट्रू फॉर द लूप और एंटर हुआ तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू मैच कर रही है I की। नाउ I इज़ इक्वल टू 5। अब अगर ये 5 है तो हम यहाँ पे
कंटिन्यू लग रहा है। कंटिन्यू का मतलब ये है कि अब हम इस इफ़ से यहाँ पे नहीं जाएंगे, बल्कि इंक्रीमेंट करके लूप वेरिएबल को वापस दोबारा स्टार्ट कर देंगे आइटरेशन। तो नाउ वी हैव, अब हमने आई की वैल्यू जो है 6 नहीं शो कर, 5 नहीं शो कराई, वापस हम आई 6 के लिए आगे आ गए हैं और अब आई की वैल्यू 6 है विच इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 अगेन। फिर हम एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है और 6 की वैल्यू शो करा रही है एंड सो ऑन। अब हम आगे चलते रहेंगे। इसका मतलब कि कंटिन्यू जब 5 के लिए आया था तो 5 से रिलेटेड हम इससे आगे वाला हमने पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं किया, बल्कि हम वापस पलट गए दोबारा नेक्स्ट आइटरेशन के लिए विद न्यू इंक्रीमेंट। So this is continuous step. So that's all for the today's lecture. In next lecture we will discuss the while loop in detail. Till then, Allah Hafiz. Thank you.